Hello, C aspirants, and welcome back to another episode of Revision Boosters. In this episode, today we'll talk about clubbing. क्लबिंग में टोटल 9 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जिसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 60. सेक्शन 60 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट. अगर कोई इंडिविजुअल इनकम ट्रांसफर करता है किसी और इंडिविजुअल पे एंड ही डज नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द इनकम, then that income will be clubbed in the hand of the owner. That is a transferor. Next is next section is section 61. Section 61 talks about revocable transfer of asset. All incomes arising to any person by virtue of transfer of asset is deemed to be the income of transferor. That is basically अगर कोई asset का income किसी और पे ट्रांसफर किया जाता है और इनकम वो पर्सन डिराइव करता है, तो दैट ट्रांसफरर विल बी द टैक्स पेयर ऑफ दैट इनकम. तो बेसिकली ट्रांसफरर के हाथ पे वो इनकम क्लब होगा प्रोवाइडेड वो ट्रांसफर रिवोकेबल है. नेक्स्ट इज सेक्शन 62 बोलता है एक्सेप्शन टू दिस सेक्शन 61, मतलब ट्रांसफर के हाथ पे क्लब कब नहीं होगा अगर वो ट्रांसफर इज बाय मीडियम ऑफ ट्रस्ट या फिर ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल विद इन द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर. तो ये तो था सेक्शन 61. नेक्स्ट section is next is remuneration of a spouse. Section 64(1)(2). Remuneration of a spouse, basically this section says that agar koi spouse is earning any income from from concern or a company, then his or her income will be clubbed with the total income of that spouse who has substantial interest in that company or concern. अभी substantial interest क्या होता है? Substantial basically means agar that individual solely or with his relatives is holding at least 20% voting share in that company or 20% profit shares in that concern, then he is said to have substantial interest in that company or concern. And for this purpose, in relative means husband, wife, brother, sister, or any lineal descendant or descendant of that individual. Next is अगर अगर स्पाउस रेम्यूनरेशन अर्न करते हैं with their own professional skills या फिर own technical knowledge, then that income will not be clubbed with any other spouse total income. Next is agar both the husband and wife are having substantial interest in that company or concern, then spouse having total income, इसका total income higher है, अब before adding this remuneration उसके total income के साथ उस spouse का income या remuneration add किया जाएगा. So this was section 64(1)(2). Next is transfer of asset to spouse. Section 64(1)(4). Section 64(1)(4) बोलता है अगर एक स्पाउस या इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करता है without adequate consideration, that then any income derived out of that asset will be clubbed with the income of the transferor. So whether the transfer may be direct or indirect, and what will be clubbed will be income from the asset and not income from income. मतलब एसेट से जो इनकम आएगा उसको क्लब किया जाएगा, नॉट इनकम फ्रॉम इनकम. मतलब अगर इनकम जो एसेट से जो इनकम आता है, इनकम को अगर हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो इनकम जो आता है वो क्लब नहीं किया जाएगा, बट रादर द एसेट से जो इनकम आएगा उसको हम लोग क्लब करेंगे. तो ये तो था सेक्शन 64(1)(4). नेक्स्ट इज सेक्शन 64(1)(7). सेक्शन 64(1)(7) बोलता है ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सर्टेन पर्संस फॉर स्पाउस बेनिफिट. अगर एक इंडिविजुअल किसी और पर्सन या फिर एओपी को कुछ एसेट ट्रांसफर करता है और उस एसेट से उसके स्पाउस को कुछ बेनिफिट मिलता है, तो जितना बेनिफिट मिलता है उतना बेनिफिट ट्रांसफरर के हाथ पे क्लब हो जाएगा. ये तो था सेक्शन 64(1)(7). नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सन्स वाइफ. अगर कोई इंडिविजुअल अपने बेटे के वाइफ के नाम पे कुछ एसेट ट्रांसफर करता है, तो वो एसेट से जो इनकम डिराइव होगा वो भी उसका इनकम भी ट्रांसफरर के हाथ पे ही क्लब होगा. ये था सेक्शन 64(1)(6). नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सर्टेन पर्संस फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ. सेक्शन 64(1)(7). सेक्शन 64(1)(8). सॉरी 64(1)(8). इसमें क्या बोलते हैं, इसमें भी सेम वही बोलता है अगर कोई इंडिविजुअल किसी और पर्सन या फिर एओपी को कोई एसेट ट्रांसफर करता है और उस एसेट से जो इनकम आता है वो उसके सन के वाइफ के नाम या फिर बेनिफिश होता है, मतलब इनकम मिलता है, तो वो जो इनकम मिलता है वो इनकम ट्रांसफर के हाथ पे क्लब होगा. तो ये था ट्रांसफर ऑफ एसेट टू सर्टेन पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, सेक्शन 64(1)(8). नेक्स्ट इज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं.
तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्या बोलता है, द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द पेरेंट whose total income excluding income includable under section 64(1) is greater and where the marriage of parents does not subsist. मतलब माइनर चाइल्ड का जो इनकम होगा उसी के पेरेंट के टोटल इनकम पे ऐड किया जाएगा, जिसका टोटल इनकम बिफोर एडिंग द रेम्युनरेशन ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज ग्रेटर। एंड अगर पेरेंट आर लिविंग अपार्ट तो फिर उसके ही टोटल इनकम पे ऐड किया जाएगा जो चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है। एंड दिस विल गो ऑन टिल नेक्स्ट फ्यू इयर्स अंटिल एससी ऑफिसर कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है कि किसी और के टोटल इनकम पे ऐड किया जाए। नोट कि इनकम ऑफ मैरिड इन माइनर डॉटर शैल आल्सो बी क्लब, मतलब अगर कोई माइनर डॉटर है जो मैरिड है उसका भी इनकम अगर कोई आता है दैट आल्सो विल बी क्लब। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन क्लबिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, कब क्लबिंग हम लोग को नहीं करना है। In this following cases clubbing will not be accepted. First is income of minor child suffering from any disability. अगर कोई एक minor child है जो is suffering from disability specified under section 80U, तो उसका जो इनकम आएगा वो हम पेरेंट के टोटल इनकम पे क्लब नहीं होगा। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क, अगर माइनर चाइल्ड अपने मैनुअल वर्क पे कोई इनकम अर्न करता है तो उसका भी इनकम टोटल इनकम के पेरेंट्स के टोटल इनकम पे क्लब नहीं होगा। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल टैलेंट और स्पेशलिस्ट नॉलेज, अगर एक माइनर चाइल्ड अपने खुद के स्किल पे कुछ इनकम अर्न करता है तो वो इनकम भी पेरेंट के टोटल इनकम पे ऐड नहीं होगा। अभी पेरेंट्स के टोटल इनकम पे जब माइनर चाइल्ड का इनकम ऐड होता है तो उसमें कुछ एग्जेम्पशन दिया जाता है सेक्शन 1032 में, एंड एग्जेम्पशन इज 1500 और द इनकम विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये था सेक्शन 64(1) है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 64(2) कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सब्सिक्वेंट पार्टीशन। अगर कोई इंडिविजुअल कोई कुछ एसेट्स HUF को ट्रांसफर कर देता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, देन द इनकम डिराइव फ्रॉम दोस एसेट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। एंड इवेंचुअली अगर वो HUF पार्टीशन हो जाता है तो फिर जिसको उसने वो एसेट ट्रांसफर किया है तो उसका जो स्पाउस है उसके नाम पे ये इनकम क्लब होगा, जो कि देख सकते हैं आप। However, if subsequently HUF is partition, income received by the spouse of such individual from the gifted asset is taxable in the hands of such individual. मतलब जिसको गिफ्ट किया गया था उसके स्पाउस के नाम के टोटल इनकम पे वो एसेट से जो इनकम डिराइव होगा वो क्लब हो जाएगा। तो क्लबिंग में ये 9 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको देख के जाना है फॉर रिवीजन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।